Good evening, class. Today we are discussing about our new topic, breach of contract. As we know, we are continuing the Indian Contract Act series. Today is our new topic, which is defined under section 73 and 74 and 75 of Indian Contract Act. So we will understand what is the consequences of breach of contract and what the parties do after breach of contract and the remedies which is provided for the breach of contract. We will understand step by step to the breach of contract and remedies for the breach of contract. Let's we understand in Hindi. भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत संविदा भंग के उपचार और संविदा भंग के पश्चात क्या पार्टी के दायित्व बनते हैं, पक्षकारों के क्या क्या उन संविदा की प्रतिपूर्ति में उनका क्या दायित्व होता है, इन सब को हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 37 के अनुसार पक्षकारों को अनुबंध अपने हिस्से को पूरा करना दायित्व है। यदि कोई पक्ष अनुबंध के अपने हिस्से का पालन नहीं करता तो वह पक्ष अनुबंध के उल्लंघन के लिए उत्तरदायित्व होगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें दो पार्टीज हैं और उसकी अपनी अपनी लायबिलिटीज़ है, उसमें से कोई व्यक्ति अपनी लायबिलिटी फुलफिल नहीं करता है तो संविदा का ब्रीच हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, संविदा भंग हो जाती है। अनुबंध के उल्लंघन के प्रकार। अनुबंध का उल्लंघन दो प्रकार का होता है, अग्रिम उल्लंघन और वास्तविक उल्लंघन। आइए अब समझते हैं अग्रिम उल्लंघन क्या है। इसका प्रावधान इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 39 के अंतर्गत किया गया है। धारा 39 में पक्षकार द्वारा वचन को पूर्णता पूरा करने से इनकार करने के प्रभाव का प्रावधान है। कोई पार्टी है वो अपनी जो है वो जो लायबिलिटी थी उसे टोटली डिनाई कर जाता है। धारा 39 में प्रावधान है, जब किसी अनुबंध का कोई पक्षकार अपने दायित्व से इनकार कर देता है या स्वयं को अक्षम कर लेता है, इनकैपेबल कर लेता है या प्रतिग्रहिता अनुबंध को समाप्त कर सकता है, तो सेकंड पार्टी को राइट है कि उस अनुबंध को वो स्वयं समाप्त कर लेता है या जब तक कि उसने शब्दों या आचरण से इसके जारी रहने पर अपनी सहमति व्यक्त ना कर दी हो, या जो पार्टी है उसने अपने एक्ट और कंडक्ट से ये चीज़ सीम्स नहीं करवाई है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो संविदा भंग के लिए एक्ट कर रहा हो। वास्तविक उल्लंघन। वास्तविक उल्लंघन संविदागत दायित्व के दोषपूर्ण निष्पादन सहित गैर निष्पादन के कारण होता है। वास्तविक उल्लंघन में जो उनकी लायबिलिटीज़ होती है वो उसको फुलफिल नहीं करते हैं और उनके नाफुलफिल करने के कारण संविदा ब्रीच हो जाती है। अनुबंध उल्लंघन के क्या परिणाम होंगे, इसके लिए संविदा अधिनियम के अध्याय 6 में निहित है। यह निहित प्रावधान धारा 73 से 75 के अंतर्गत बताया गया है। धारा 73 के अनुबंध के उल्लंघन के कारण हुई हानि या क्षति के लिए मुआवजे का प्रावधान करती है। धारा 73 के पैरा 1 में प्रावधान है कि जब कोई अनुबंध टूट गया हो या जिस पक्ष को उल्लंघन का सामना करना पड़ता है वह दूसरे पक्ष से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज़ हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट किया और दूसरा पक्षकार उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टी है, तो जिस पार्टी के कारण कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा वो दूसरे पार्टी को उसके लिए रिम्यूनरेशन या डैमेजेस देगी। उसे हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए मुआवजा देना होगा जो स्वाभाविक रूप से इस तरह के उल्लंघन से चीज़ों के समान अनुक्रम में उत्पन्न हुआ हो, या
जिसके बारे में पक्षकारों को जब उन्होंने अनुबंध किया था पता था कि इसके उल्लंघन के परिणाम होने की संभावना है। जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट की कर रहे थे पार्टीज, तो उनको ये प्री डिसाइडेड था कि या अनुमान था कि संविदा का भंग हो सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम धारा 73 के पैरा 2 में प्रावधान है कि उल्लंघन के कारण हुए किसी भी दूरस्थ या अप्रत्यक्ष हानि या क्षति के लिए मुआवजा नहीं दिया जाएगा। धारा 73 के पैरा 3 में अनुबंध द्वारा सृजित दायित्वों के समान दायित्वों का निर्वहन करने में विफलता के लिए मुआवजे का प्रावधान है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 17 सब क्लॉज 3 में ये बताया गया है कि जो दायित्व हैं और लाइबिलिटीज थी और उन सेम लाइबिलिटी को जो है फुलफिल नहीं किया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा और उसके लिए डैमेजेस जो है दिया जाना चाहिए। या अनुबंध द्वारा सृजित दायित्वों के समान कोई दायित्व उत्पन्न हो गया हो, जो भी लाइबिलिटीज थी उसके सिमिलर दूसरी लाइबिलिटी जो है वो अराइज हो गई हो, या उसे छुट्टी ना दी गई हो। तीसरा है इसे ना निकलने के कारण किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचती हो। अगर वो संविदा ब्रीच हो गई है तो थर्ड पार्टी को जो है नुकसान हो रहा हो। चूक कर्ता पक्ष से वैसा ही मुआवजा पाने का हकदार है मानो उस व्यक्ति ने उसे चुकाने का अनुबंध किया था, उसने अपना अनुबंध तोड़ दिया हो। धारा 73 के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली हानि या क्षति का आकलन करते समय अनुबंध के गैर निष्पादन के कारण होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए मौजूदा साधनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 73 में निर्धारित कानून हेडले बनाम वैक्सवेंडल के 1854 के मामले से विकसित हुआ है। इसी वाद की माध्यम से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में डैमेजेस प्रोवाइड करने की परंपरा की शुरुआत हुई है। यह दो प्रकार की होती है, एक जो है जनरल डैमेजेज, एक स्पेसिफिक होती हैं। वे क्षतियाँ जो समानता उल्लंघन के कारण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं, यह क्षति वसूली योग्य है। विशेष क्षति सामान्य परिस्थितियों के कारण विशेष क्षति होती है, जब तक कि विशेष परिस्थितियों के बारे में दूसरे पक्ष को जानकारी न दी जाए तब तक इनकी वसूली नहीं की जा सकती है। जुर्माना और परिसमाप्ति क्षति। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 74 में अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुआवजे का प्रावधान है, जहां जुर्माना निर्धारित है। जब कोई अनुबंध टूट जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, या अनुबंध में किसी ऐसी राशि के उल्लंघन के मामले में भुगतान की जाने वाली राशि के रूप में नामित किया गया हो। यदि अनुबंध में किसी ऐसी राशि के उल्लंघन के लिए मामले में भुगतान की जाने वाली राशि के रूप में नामित किया जाता है। यदि अनुबंध में दंड के रूप में कोई अन्य शर्त शामिल है, या कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान कोई अदर कंडीशन थी, वो भी ब्रीच हो गई, या उल्लंघन की शिकायत करने वाला पक्ष हकदार है चाहे साबित हो जाए कि उल्लंघन के कारण वास्तविक क्षति या हानि हुई है या नहीं। जो सेकेंड पार्टी है वो मुआवजा पाने की हकदार है, चाहे वो डैमेजेस वास्तविक हुआ हो और या हानि ना हुई हो। अनुबंध को तोड़ने वाले पक्ष से यथास्थिति नामित राशि या निर्धारित दंड से अधिक न होने वाला उचित मुआवजा प्राप्त करना है। जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है उसमें जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट था या स्पेसिफाइड पेनाल्टी थी वो प्राप्त करने का हकदार है। धारा 74 के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि चूक की तिथि से ब्याज में वृद्धि का प्रावधान दंड के रूप में हो सकता है। धारा 74 का अपवाद यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी विधि के उपबंधों के अधीन या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लोक कर्तव्य या कार्य के निष्पादन के लिए जिसमें जनता हितबद्ध है, कोई जमानत पत्र, मुचलका या उसकी प्रकृति का कोई अन्य लिखत तैयार करता है,
बंधन पत्र देता है तो ऐसे किसी लिखित की शर्त का उल्लंघन करने पर उसमें उल्लिखित संपूर्ण राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायित्व होगा। इस संबंध में ऐतिहासिक मामला कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम DDA 2015 है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 74 को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को विस्तार से समझाया है। इसमें 3 परिस्थितियां बताई गई हैं जो भुगतान करने वाली परिसमाप्ति के रूप में उल्लिखित किया गया है। कुछ परिस्थितियां हैं। उल्लिखित राशि दोनों पक्षों द्वारा तय की गई क्षतिपूर्ति, चाहे वो वास्तविक हो या पूर्व अनुमान की हो। अनुबंध में निर्दिष्ट राशि उचित मुआवजे के रूप में होगी। बताई गई राशि वास्तविक पूर्व अनुमान न हो या क्षतिपूर्ति के रूप में हो। देय राशि में उचित मुआवजा अनुबंध में निर्दिष्ट राशि से अधिक का नहीं होना चाहिए। जितनी स्पेसिफाइड अमाउंट था उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अनुबंध में निर्दिष्ट राशि जुर्माने के रूप में अनुबंध के उल्लंघन को रोकने के लिए। इसमें परिस्थितियां हैं, टर्म्स कंडीशन बनाई गई थी कि अगर जो भी कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन करेगा और या कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन ना हो, इसके लिए ये जुर्माने की राशि रखी जा रही है। उचित मुआवजा बताए गए जुर्माने से अधिक नहीं होगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन होने पे कंडीशन या अमाउंट डिसाइड है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। उचित मुआवजा उन सुविधित सिद्धांतों के आधार पर तय किया जाएगा जो अनुबंध कानून पर लागू होते हैं। अन्य बातों के साथ साथ अनुबंध की अधिनियम की धारा 73 में पाए जाते हैं। चूंकि धारा 74 अनुबंध के उल्लंघन के कारण हुई क्षति या हानि के लिए उचित मुआवजा प्रदान करती है, इसलिए हुई क्षति या हानि धारा की प्रयोज्यता के लिए अनिवार्य शर्त है। चाहे वास्तविक क्षति या हानि के कारण साबित हो या नहीं का अर्थ है जहां वास्तविक क्षति या हानि साबित करना संभव है, मतलब ये चीज़ प्रूफ की जा सकती है, वहाँ ऐसे सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। केवल उन मामलों में जहां क्षति या हानि को साबित करना कठिन या असंभव हो, अनुबंध में उल्लिखित निर्धारित राशि यदि क्षति या हानि का वास्तविक पूर्व अनुमान हो प्रदान की जा सकती है। धारा 74 किसी अनुबंध के तहत बयाना राशि जब्त करने के मामले पर लागू होगी। हालांकि जहां समझौता होने से पहले सार्वजनिक नीलामी की शर्तों या नियमों के तहत जब्ती होती है, वहां धारा 74 लागू नहीं होगी। धारा 75 में प्रावधान है कि अनुबंध को सही तरीके से रद्द करने वाला पक्ष मुआवजे का हकदार होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच जो है वो टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करते हुए और अपनी लायबिलिटी को फुलफिल करता है, वो ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस पा सकता है। धारा 75 में प्रावधान है कि जो व्यक्ति किसी अनुबंध को सही तरीके से रद्द करता है वह अनुबंध की पूर्ति न होने के कारण हुई किसी भी क्षति के लिए मुआवजे का हकदार है। कोई टर्म्स कंडीशन बनी थी और उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रही सेकंड पार्टी, तो उससे वो मुआवजे के लिए हकदार है। निष्कर्ष, अनुबंध का उल्लंघन तब होता है जब अनुबंध का कोई पक्ष अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा नहीं करता। मुआवजा देने का उद्देश्य पक्षों को उस स्थिति में लाना है जैसे वे अनुबंध में प्रवेश करने से पहले थे। इस प्रकार धारा 73, धारा 74, धारा 75 उल्लंघन का सामना करने वाले पक्ष को मुआवजा देने में न्यायालय का मार्गदर्शन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।